हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। सेशन 3 की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं, या राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारा पहला ही सवाल पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको बता दें कि अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी। सरकार की नीतियों पर अपनी व्यक्तिगत राय सामने रखना, अपनी इच्छा से विवाह करना अथवा स्वतंत्र होकर कोई व्यवसाय स्थापित कर पाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उदाहरण हैं, जबकि किसी राजनीतिक दल को दल के तौर पर प्राप्त अधिकार सामूहिक अधिकार का उदाहरण है, जैसे चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता का अधिकार। यह सही है कि अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं, लेकिन इस एवज में हम यह नहीं कह सकते कि वे कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। भारत के संविधान के मूल अधिकार के पाठ का अगर हम सही से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के होने का आभास भी होता है। जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) की बात करें तो यह हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते। यानी लोगों से अपेक्षा होती है कि वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का कर्तव्य निभाएं। लोगों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करें, छुआछूत जैसी गलत प्रथाओं का त्याग करें और उनका विरोध भी करें। अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीने का अधिकार समाहित है, लेकिन दूसरी तरफ मूल कर्तव्यों में लोगों से पर्यावरण और जीव जंतुओं का संरक्षण करने की अपेक्षा की गई है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए पहला विकल्प सही है, जबकि ऑप्शन बी गलत है। यह सही है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों का चहुमुखी विकास करना है, लेकिन कर्तव्यों का उद्देश्य लोगों में न केवल अनुशासन लाना है, बल्कि राष्ट्र, समाज, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तय करना भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए न केवल अधिकार बल्कि कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सी विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प में राज्य के स्थायित्व की बात कही गई है, जिसके लिए बताया गया है कर्तव्य महत्वपूर्ण है न कि अधिकार। दरअसल व्यवहारिकता में कुछ अलग अवधारणा यह है कि राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कर्तव्यों का भी अपना स्थान है। संविधान राज्य को अनेक शक्तियां और कर्तव्य देता है। राज्य जिसमें संसद, सरकार आदि शामिल हैं, उन्हें शक्तियां हैं कि वे लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई विधि बनाए या जन कल्याण के लिए कोई योजना लाए। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा और उसके स्थायित्व पर कम खतरा होगा। इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि लोग अपने कर्तव्यों, चाहे वे मौलिक कर्तव्य हों या मौलिक अधिकार के संबंध में दिए गए निर्बंध, अगर दोनों का ही पालन नहीं करते तो राज्य पर इस बात का संकट बना रहेगा कि वह सामान्य स्थिति बहाल करे। इस संदर्भ में राज्य के पास शक्तियां हैं कि वह किस तरह व्यवस्था को बनाए रखता है ताकि राज्य का स्थायित्व बना रहे। अब इसे लोगों से जोड़कर देखें तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनके अस्तित्व में न होने पर या उल्लंघन होने पर लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और राज्य के स्थायित्व पर संकट बढ़ जाता है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 इत्यादि। हाल ही में अमेरिका में हुआ अश्वेत विद्रोह इस बात का जीता जागता उदाहरण है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य? इस प्रश्न का सही जवाब है उद्देशिका, ऑप्शन ए। हमने पिछले ही सेशन में उद्देशिका के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। जिस तरह किसी किताब के पहले ही पेज पर विवरणिका या मुख्य पुस्तिका होती है जिसमें मोटे तौर पर बता दिया जाता है कि किताब में मौजूद कंटेंट क्या है और किताब लिखने का मकसद क्या है, उसी तरह किसी महत्वपूर्ण कानून की मूल कॉपी में भी कानून बनाने के मकसद को उसके इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना में बता दिया जाता है। वहीं दूसरे देशों के संविधान की तरह ही भारत के संविधान में भी प्रस्तावना मौजूद है। शुरुआत में इस बात पर न्यायिक बहस हुई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने बेरूबारी संघ का मामला सामने आया। सवाल देश की संप्रभुता पर उठाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संविधान की प्रस्तावना के पहले ही शुरुआती शब्द कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु देश घोषित करती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को देश के संविधान का हिस्सा नहीं माना। इसके बाद 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारत के संविधान का हिस्सा माना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उद्देशिका। तीसरा सवाल, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। सवाल पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। यह सवाल भारत में शासन की संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा मंत्रियों को अपने कामों के लिए संसद में जवाब देने होते हैं। संसद मंत्रिपरिषद के कामों पर कई तरीकों से नियंत्रण रखती है। इनमें मुख्य रूप से स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव शामिल हैं। स्थगन प्रस्ताव का जिक्र हमें लोकसभा और राज्यसभा नियमावली में मिलता है। स्पीकर या सभापति को जब इस बात की सूचना दी जाती है कि देश में जनता के महत्व से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए सदन की कार्रवाई रोकना जरूरी है। प्रश्नकाल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के लिए समय तय किया जाता है। लोकसभा में कार्यकलाप का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इसमें सदस्यों को अधिकार होता है कि वे मंत्रियों से उनके काम के बारे में सवाल कर जानकारी मांगे। प्रश्नकाल का जिक्र भी हमें लोकसभा और राज्यसभा नियमावली में ही मिलता है। प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न किए जाते हैं। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित और तीसरा अल्प सूचना का प्रश्न। आइए हम एक एक कर सभी को देख लेते हैं। मंत्री जिन सवालों के जवाब मौखिक तौर पर दे सकते हैं उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। इनमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि जिन सवालों के जवाब लिखित रिपोर्ट में दिए जाते हैं उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते। वहीं अल्प सूचना के प्रश्न कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर ही पूछे जाते हैं। इनके उत्तर भी मौखिक तौर पर दिए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, यह सवाल संविधान से नहीं जुड़ा है। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से पूछा गया है। वैसे तो यह फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ भारत की एकता का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। लोकसभा का चुनाव संपूर्ण देश का चुनाव होता है। ऐसे में किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त है कि देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उसे एक वोटर होना चाहिए।
चलिए अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर नजर डाल लेते हैं। इस कानून की धारा 4 में लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताओं का जिक्र है। इस धारा के मुताबिक कोई भी नागरिक लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य है, लेकिन उसे देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। इसलिए इस सवाल का उत्तर सी होगा। जबकि धारा 32 में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रावधान है। इस धारा के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम और संविधान के तहत किसी सीट को भरे जाने के लिए योग्य है, उसे चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 5वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है न तो एक और न ही दो। इस सवाल में पूछे गए दोनों ही कथन फैक्ट बेस्ड हैं। आपको बता दें कि भारत में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से कैंडिडेट्स को निर्वाचित घोषित किया जाता है। आइए इस प्रणाली के प्रावधान को समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब वोटिंग होने के बाद इस बात को देखा जाता है कि जितने भी वोट डाले गए उनमें कितने वोट वैध हैं। इसके बाद वैध मतों में जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। मान लीजिए किसी सीट पर 60% वोटिंग हुई, जिसमें 10% वोट अवैध हो जाते हैं। अब इन 50% वोटों में किसी कैंडिडेट को 35% वोट, एक कैंडिडेट को 30% वोट और अन्य कैंडिडेट्स को 15%, 10% और 10% वोट मिले। ऐसे में 35% वोट पाने वाले कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित किया जाता है। लिहाजा इस प्रणाली में यह जरूरी नहीं है कि कम से कम 50% वोट पाने वाले कैंडिडेट की ही जीत घोषित किया जाए, इसलिए पहला कथन गलत है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी हानि यह है कि पूरे चुनाव में अगर दो पार्टियां लगभग समान प्रतिशत में वैध मत पाती हैं, तब भी उन दोनों दलों ने जितनी सीटें जीती हैं उनमें काफी अंतर होता है। अब दूसरे कथन पर आते हैं। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष बहुमत दल से जबकि उपाध्यक्ष विपक्ष से होना चाहिए, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में इस बात का जिक्र मिलता है कि लोकसभा जल्द से जल्द अपने सदस्यों में से ही 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और अगर दोनों पद रिक्त होते हैं तो लोकसभा अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।